बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमारा C++ प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट स्कैन्स क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने फर्स्ट प्रोग्राम देखा था और फर्स्ट प्रोग्राम में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी कि हमारे पास जो हेडर फाइल है हैश इंक्लूड, उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस क्या होता है जो कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है जिसको मैंने बताया था हम सी इन और सी आउट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन था। कोई भी प्रोग्राम हो कम से कम उसका मेन फंक्शन होता है और यानी कि उसका एटलीस्ट 8 फंक्शन होता है हर प्रोग्राम का, और वो जो फंक्शन होता है वो हमारा मेन फंक्शन ही होता है किसी भी प्रोग्राम का। और उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो कमेंट्स क्या होते हैं, उसका मकसद क्या होता है। उसके अलावा हमने बात की थी कि अगर हमने कि आउटपुट पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो उसको कैसे करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो कि आपका कोई भी सेंटेंस है, कोई भी फ्रेज़ है जो कि हम डबल कोट में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते थे, या कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रिप्ट स्कैन्स। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवाया था, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम स्क्रिप्ट स्कैन्स का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ क्यों करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में मैसेज डिस्प्ले करवाया था उसी आउटपुट को जो है वो हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने जो पिछला मैसेज डिस्प्ले करवाया था पिछली वीडियो में वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लाइन पे प्रिंट करवाया था। ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्क्रिप्ट स्कैन्स पे है। स्क्रिप्ट स्कैन्स का क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो करैक्टर या आपका जो कोई भी वर्ड या कोई भी आपका सेंटेंस है आप उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। आप उसमें टैब ऐड कर सकते हैं, उसको न्यू लाइन पे लेके आ सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आज हम इसको डिटेल से देखेंगे विद प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और आपके जो स्क्रिप्ट स्कैन्स हैं ये सी और C++ में मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं मैं यहाँ पर वही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो मैं तकरीबन सारे ही कवर करूँगा, कुछ चंद में भी मिस हो जाएँ। ठीक है। वो आप गूगल पे भी सर्च करके चेक कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप जो है वो इतना काबिल हो जाएंगे कि आप अगर आपको वो मिल भी जाते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, एन स्क्रिप्ट स्कैन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज इन फॉर्मेटिंग द आउटपुट। जो स्क्रिप्ट स्कैन्स है ये कैरेक्टर की हमारे पास एक तरतीब है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं या फिर ये किस लिए यूज़ होती है, आपकी जो आउटपुट है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है। और एंड आर नॉट डिस्प्लेड वाइल प्रिंटिंग टेक्स्ट। जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को उसके बाद रन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट या मैसेज डिस्प्ले होता है उसके साथ ये डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन इसका अफेक्ट लाजमी जो है वो ज़ाहिर होता है। ये भी हम देखेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद ईच हैविंग इट्स ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो स्क्रिप्ट स्कैन्स है। हर एक स्क्रिप्ट स्कैन्स का अपना अपना फंक्शन है। फॉर एग्जांपल /n/t/r/b/0 काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 या 12 हैं इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा विद प्रैक्टिकल। हर एक का अपना अपना फंक्शन है, वो भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो है इसमें देखते हैं ऑल द स्क्रिप्ट स्कैन्स इन C++ आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर कैरेक्टर्स। इसमें ये कह रहा है कि हमारे जो जितने भी हमारे स्क्रिप्ट स्कैन्स होते हैं वो एट लीस्ट 2 कैरेक्टर पर जो है वो मुश्तमिल होगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके स्क्रिप्ट स्कैन्स होंगे वो एट लीस्ट 2 कैरेक्टर हो सकते हैं। एक कैरेक्टर नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। और एक बात आपको ये याद रहे कि जितने भी हमारे स्क्रिप्ट स्कैन्स हैं वो ऑलवेज बैकस्लैश से स्टार्ट होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है 1 कंपल्सरी बिंग बैकस्लैश। उसने यहाँ पे यही बात की है कि जो 2 हमारे पास कैरेक्टर होंगे स्क्रिप्ट स्कैन्स में, एटलीस्ट 2, 3 भी हो सकते हैं, जो 2 होंगे उनमें से जो एक है वो बैकस्लैश कंपल्सरी है। और आपको ये भी याद रहे कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो आपका बैकस्लैश ही होगा। ठीक है। उसके बाद एंड द अदर एनी कैरेक्टर प्रेजेंट इन द C++ कैरेक्टर सेट। ठीक है।
तो जो आपका दो अगर आपके करैक्टर हैं किसी भी स्किप सीक्वेंस के, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट करैक्टर है वो क्या होगा, बैकस्लैश, देन सेकंड आपका कोई अदर करैक्टर हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इनकी टाइप्स स्किप सीक्वेंसेस की, ठीक है। सो देयर आर फ्यू कॉमन टाइप्स ऑफ स्किप सीक्वेंस इन C++ टू अचीव वेरियस पर्पस। सो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो स्किप सीक्वेंसेस हैं जो कि डिफरेंट पर्पस को अचीव करने के लिए यूज़ होते हैं। ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, आप खुद आइडिया लगा लेंगे कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। सो here इज़ लिस्ट विच illustrate द यूजेस ऑफ स्किप सीक्वेंसेस इन C++। सो यहाँ पे जितने भी आपको स्किप सीक्वेंसेस दिए गए हैं साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है। सो हम यूँ करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो हम सबको पहले डिस्कस करें उसके बाद हम प्रैक्टिकल करें, या फिर ये हो सकता है कि हम एक को डिस्कस करें, उसको प्रोग्राम बनाएं उसका, यानी कि उसका प्रैक्टिकल करें, ठीक है, उसका प्रोग्राम बनाएं, उसका इफेक्ट चेक करें, उसके बाद फिर दूसरा डिस्कस करें, फिर उसका जो है वो इफेक्ट करें। मेरे ख्याल से ये ठीक है कि हम एक एक को डिस्कस करें ताकि आपको पता भी चलता रहेगा कि प्रोग्राम में जो फर्स्ट हमारा जो स्किप सीक्वेंस है वो कैसे यूज़ हो रहा है, ताकि आगे जितने भी स्किप सीक्वेंस की मैं बात करूँ आपको एक आइडिया बन जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि पहले वाला ऐसे काम कर रहा था दूसरे वाला कैसे काम करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम ऐसे ही करेंगे, एक को हम रीड करते हैं, इसका मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सो उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल में। सो यहाँ पे है बैकस्लैश n। जैसे कि मैंने बात की थी हमारे जो स्किप सीक्वेंसेस हैं वो एट लीस्ट 2 करैक्टर पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें से पहला जो हमारा करैक्टर है, जो हमारा फर्स्ट करैक्टर होगा वो बैकस्लैश होगा, ठीक हो गया, ये कंडीशन पूरी हो रही है। उसके बाद हमारा जो अगला लेटर होगा वो कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक लेटर होता है और मोस्टली ये स्मॉल लेटर में ही लिखा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैकस्लैश कैपिटल N करेंगे तो ये वार्निंग या एरर दे देगा, ठीक है। सो आपका जो बैकस्लैश के बाद करैक्टर होगा वो हमेशा स्मॉल में ही मोस्टली होता है, ठीक हो गया। सो बैकस्लैश N का मतलब क्या है, न्यू लाइन, ठीक है। और आपको एक बात हमेशा याद रहे कि जितने भी हम स्किप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट को मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कोई भी आपका फ्रेज़ या सेंटेंस जो कि डबल कोट में लिखा जाता है, ठीक है, वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अगर आपने नई वीडियो देखी तो पहले वो देख लें, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है वो बताई हैं। ओके, तो बैकस्लैश n का क्या मतलब है, न्यू लाइन। सो अगर इसकी डिस्क्रिप्शन देखें या इसका फंक्शन देखें क्या है, वो क्या कहता है, वी यूज़ इट टू शिफ्ट द कर्सर कंट्रोल टू द न्यू लाइन। अगर आपको याद हो तो पिछले प्रोग्राम में जो हमने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाया था, उसमें जो मैसेज डिस्प्ले करवाया था वो जस्ट फर्स्ट लाइन पे आ रहा था, ठीक है। आई थिंक मैंने टेक्निकल हावर जो है वो प्रिंट करवाया था, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन पे ही जो है वो शो हो रहा था। लेकिन इसका मकसद ये है कि आप फर्स्ट करैक्टर या फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट सेंटेंस जो है वो फर्स्ट लाइन पे शो करवाएं, अगर आप सेकंड लाइन पे कुछ उसका पार्ट शो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होता है तो उसके साथ जो भी सेंटेंस होंगे वो भी उसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। जहाँ पे आप बैकस्लैश n यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है, आपके पास एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। अगर ये आप दी और कर्सर के दरमियान बैकस्लैश n लिखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर, तो आपका इतना वाला पार्ट जो है फर्स्ट लाइन पे शो होगा और यहाँ से लेके कर्सर से लेके लाइन तक जो है वो सेकंड लाइन पे शो होगा, ठीक है। अभी हम इसका पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद बैकस्लैश t को जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपना डेव C++ सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम प्रोग्राम जो है वो टाइप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं, बैकस्लैश हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद हम लोग यूजिंग नेमस्पेस std, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आता है जिसकी रिटर्न टाइप इंट है और फंक्शन का नाम मेन है, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस, और यहाँ से हमारा मेन फंक्शन जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारी एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले मैं पिछली वीडियो वाला जो हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया था वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्निकल हावर, ठीक है। सो यहाँ पे पहले ये वाली वीडियो जो पिछली वीडियो में हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया था, ये वाला प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल के बाद हम इसको रन करेंगे, ठीक है। सो जैसे ही मैंने रन किया, हमारा जो मैसेज है वो फर्स्ट लाइन पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ तक आपका प्रोग्राम, इससे ऊपर आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन है कि इतने सेकंड में आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हुआ और उसने रिटर्न वैल्यू 0 दी। अब रिटर्न वैल्यू 0 भी जो है वो आपने मे बी अगर आपने ऑनलाइन कहीं सर्च किया हो कि प्रोग्राम, तो उसमें मे बी रिटर्न वैल्यू 0 लिखा हो। ये भी हम डिस्कस करेंगे जब फंक्शन के लेक्चर की बारी आएगी, तो उसमें हम रिटर्न वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, इससे ऊपर जो है वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो करली ब्रेसेस है ये वाली, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो डॉटेड लाइन के ऊपर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं \l लिखता हूँ, \l लिखता हूँ, तो आप जहाँ पे भी \l लिखेंगे उससे पहले वाला जो भी सेंटेक्स हो सकता है, जो भी सेंटेंस हो सकता है या फ्रेज हो सकता है, वर्ड करैक्टर कुछ भी हो सकता है, वो तो एज इट फर्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, जो भी उसकी करंट लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा \n और उसके बाद जो भी आपका वर्ड करैक्टर या सेंटेंस फ्रेज जो भी है वो उससे नेक्स्ट लाइन पे जो है वो प्रिंट होगा। आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल के बाद रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक हो गया, इसको करते हैं रन। सो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, टेक्निकल हावर। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें तो हावर से पहले कुछ जो है वो स्पेस है, ठीक है, कुछ स्पेस है। लेकिन अगर जब हमने इसको प्रिंट किया तो ये जब जैसे ही हावर नेक्स्ट लाइन पे जंप हुआ, यानी कि कर्सर ने जो है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हुआ आपका कर्सर, तो ये हावर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में होना चाहिए था। इसकी वजह ये है कि हमने उसमें स्पेस ऐड की है। आपको मैं ये भी बता दूं कि स्पेस ऐड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो आपका कंपाइलर है वो इतना समझदार लाजमी है, ठीक है, कि वो समझ आता है कि \n का मतलब जो है वो एस्केप स्कैन्स है, ठीक है। अब उसको ये नहीं है कि ये के क्या है, ठीक है, वो समझ आता है \n का मतलब क्या है। अभी देखते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। सो अगर अभी आप देखें तो ये बिल्कुल स्पेस जो है वो जो पहले थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें स्पेस ऐड करते हैं या नहीं करते इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैनिपुलेटर है जिसकी मदद से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा टेक्निकल लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं डबल कोट और यहाँ पे ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड एल लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक किस्म हमारा जो है वो मैनिपुलेटर है एक किस्म का, बल्कि ये मैनिपुलेटर है, इसको हम जो है वो एस्केप स्कैन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एस्केप स्कैन्स कह सकते हैं क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो \n वाला ही है। लेकिन ये एक्चुअली जो है वो क्या है, मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेटर पे भी हम बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर ऑपरेटर लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोट में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में हावर, ओके। उसके बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं और ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट किया जा सके, ठीक है। यहाँ से हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल के बाद रन करते हैं, ठीक है। सो अभी अगर आप देखें तो ये एज इट वही जो है वो आउटपुट आ रही है, ठीक है। सो ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही एडवांस में बता दिया ताकि
जब मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम करूँगा तो उसमें मैं अक्सर ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी जो ये मैनिपुलेटर का लेक्चर है वो बाद में है, लेकिन मोस्टली मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी आउट लिख दें, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। सो अगर अभी आप देखें तो वही आउटपुट है, ठीक है। अब एक चीज़ और भी हो सकती है कि आप यहाँ पे बार बार सी आउट लिख रहे हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए आप यहाँ से जो सेमीकोलन है वो ख़त्म कर दें, ठीक है। हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि अभी ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो हम टर्मिनेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी आपने किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके एंड पे सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने सेमीकोलन लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब है सी आउट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये भी सी आउट का हिस्सा है, ये भी और ये भी, ठीक है। एंड पे सेमीकोलन यहाँ है, तो तब भी कोई इशू नहीं होगा, तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो काम करेगा, ठीक है। सो अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं आउटपुट अभी भी वही है, ठीक है। जस्ट इसका बताने का मकसद यही था कि आपको जो है वो मुख्तलिफ तरीके जो है वो जो डिफरेंट मेथड्स है प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसी एग्जांपल कोई नेट से वैसे सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं, देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे ये भी एक जो है यहाँ पे मैंने सी आउट यूज़ नहीं किया, ठीक है। जैसे मैंने पहले यहाँ पे सी आउट लिखा था और यहाँ पे मैंने क्या किया था, सेमीकोलन। तो असल में ये तो सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर आप बार बार सी आउट नहीं लिखना चाहते तो वो एक लेक्चर अलग है उस पर, कैस्केडिंग का, ठीक है। कैस्केडिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सी आउट ख़त्म करते हैं और यहाँ से सेमीकोलन ख़त्म कर देते हैं तो हम इसको कैस्केडिंग कहते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि कैस्केडिंग क्या होती है, ठीक है। तो आप एक ही सी आउट को यूज़ करके मल्टीपल जो है वो आउटपुट चीज़ें जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। सो इसको हम कैस्केडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसको जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लिख देता हूँ। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास \t, ठीक हो गया। सो \t का मतलब यहाँ पे ये है कि हॉरिजेंटल टाइप, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन आपकी कौन सी होती है, ये वाली होती है या ये वाली होती है। हॉरिजेंटल जो आपकी जो लाइन है वो ये होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाला जो आपका एस्केप सीक्वेंस है ये किस पे आपका काम करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। सो अगर आप इसका फंक्शन देखें तो ये आम फंक्शन है जो आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन होता है, टैब की होती है, ये वही चीज़ है, ठीक है, टैब की। सो असल में आपकी जो कोई भी आउटपुट पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है उसके दरमियान अगर आपने स्पेस ऐड करनी है यानी कि टैब ऐड करना है तो आप इसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है, वी यूज़ इट टू शिफ्ट द कर्सर टू अ कपल ऑफ स्पेसिस टू द राइट इन द सेम लाइन, ठीक हो गया। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कपल ऑफ स्पेसिस, एक स्पेस का आपको पता है थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा जो है वो गैप होता है, ठीक है। अगर आप 6 या 8 स्पेसिस ऐड करें तब आपके पास एक टैब जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं एक टैब जो है वो 6 या 8 स्पेसिस के इक्वल होती है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे ये कह रहा है जैसे ही आप इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो सेम लाइन पे राइट को शिफ्ट होगा, ठीक हो गया। सो इसको भी हम देख लेते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ खावर, ओके। सो यहाँ पे सिंपल हमने पहले इसको डिस्प्ले करवाया था, प्रिंट करवाया था। सो ये एज इट प्रिंट हुआ था। अगर हम इसमें 3 4 5 6 स्पेसिस ऐड कर दें और उसके बाद हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो हमें ये स्पेसिस जो है वो आउटपुट पे शो होंगे। ये देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस आ चुकी है। लेकिन अगर आपने कुछ स्पेस ऐड करनी है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20 टाइम स्पेस ऐड करनी है, ठीक है, या फिर आप ये कह लें आपने 30 टाइम जो है वो स्पेस ऐड करनी है, तो आप
30 या 40 टाइम जो है वो स्पेस प्रेस तो नहीं करेंगे, ठीक है। उससे बचने के लिए हम जो है वो \t का यूज़ करते हैं, \t का। तो आप इनके दरमियान स्पेस डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, ठीक है। सो मैं स्पेस इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको जो हमारा एस्केप स्कैन्स है ये वाज़िया नज़र आए कि हम किस एस्केप स्कैन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाएगी। तो आपकी एक टाइप जो है वो 6 या 8 स्पेसिस के इक्वल होती है, ठीक है। सो इसको अब भाई हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद रन करते हैं, ठीक हो गया। सो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले 6 या 8 कितनी जो है वो स्पेसिस प्रेस की थी तो हमारे पास इतनी स्पेस आई थी। तो अभी जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट मैंने \t का यूज़ किया, टैब का यूज़ किया, तो हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल स्पेसिस जो है वो उसमें ऐड होगी। तो आप इसमें मल्टीपल एस्केप स्कैन्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब \t है उसके बाद फिर \t, सॉरी। सो यहाँ पे \t यूज़ करेंगे तो अब देखेंगे आपके पास 1 2 3 4। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो एक टैब है वो 8 स्पेसिस के इक्वल है तो आपकी 32 जो है वो स्पेसिस ऐड हो जाएंगी, और उसके अलावा एक स्पेस ये और एक स्पेस ये, आपकी 34 जो है वो स्पेसिस ऐड हो जाएंगी। जब आप इसको कंपाइल करके रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे तो आपका टेक्निकल स्टार्टिंग में होगा और हार्वर्ड जो है वो काफ़ी आगे होगा। सो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको \t जो एस्केप स्कैन्स है इसका भी पता चल गया होगा, ठीक है। और डाटा लाइन के ऊपर ऊपर जो है वो हमारा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे \n, हम इसको मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा पहले टेक्निकल प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा कर्सर न्यू लाइन पे आएगा, यानी कि यहाँ पर टेक्निकल प्रिंट होगा, उसके बाद कर्सर हमारा न्यू लाइन पे आएगा। जैसे ही न्यू लाइन पे आएगा कुछ स्पेस के बाद हमारा हावर प्रिंट होगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। सो इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है। सो ये देखें, आप देख सकते हैं कि पहले हमें यहाँ पे 7 प्रोग्राम भी ओपन करते हैं। सो सबसे पहले क्या हुआ, टेक्निकल प्रिंट हुआ, ठीक है, ये टेक्निकल। उसके बाद मैंने क्या किया, \n जो है वो यूज़ किया एस्केप स्कैन्स, ठीक है। उससे हमारे पास कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट हुआ उसके बाद मैंने 2-3 जो है वो \t यूज़ किए हैं ताकि मल्टीपल स्पेसिस ऐड हो जाएं। तो उसके बाद हमारा हावर है तो वो एज इट आ गया, ओके। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो इसको भी करता हूँ क्लोज। अब नेक्स्ट जो है हमारा एस्केप स्कैन्स वो है \a, ओके। सो आप अभी तक जितने भी देख रहे हैं ये एक ही बैकस्लैश के बाद एक ही लेटर आ रहा है, ठीक है, और वो सारे के हमारे स्मॉल लेटर हैं, ठीक है। सो उसके बाद है हमारे पास \a, और आपको एक और चीज़ भी याद में रहे, मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि आप \/ लगाएं और उसके आगे कुछ भी लिख दें, ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ खास होते हैं कि जिनको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये C++ में पहले से ही डिफ़ाइन हुए होते हैं। सो यहाँ पे \a का मतलब है ऑडिबल बेल, ठीक है। ये भी बहुत ख़ास किस्म का जो है वो एस्केप स्कैन्स है। सो इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे, जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपको एक बीप सुनाई देगी, ठीक है। आप डिफरेंट सिस्टम में, फॉर एग्जाम्पल आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 है या विंडो 10 है या विंडो 7 है, तो आपने नोट किया होगा हर एक का अपना अपना जो स्टार्टअप साउंड वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है, या फिर जब नोटिफिकेशन या वैसे वार्निंग या मैसेज कोई भी आता है तो हर एक की अपनी अपनी नोटिफिकेशन जो है वो होती है, यानी कि डिफरेंस होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर एज एस्केप स्कैन्स, तो आपका जैसे ही प्रोग्राम इस लाइन पे पहुंचेगा तो आपको एक साउंड जो है वो सुनाई देगी। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अ बीप इज जनरेटेड इंडिकेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टू अलर्ट द यूज़र, ठीक है। सो जो मैंने बात की वही लिखी हुई है। सो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ओके। सो अभी मैं इसको जो है वो ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ \a, इसको हम करते हैं कंपाइल,
उसके बाद हम करते हैं इसको रन। अगर आपने आवाज़ सुनी है या आपको आवाज़ आई है किसी भी नोटिफिकेशन या इस तरह के मैसेज साउंड की, सो आपको ये वो वाला जो स्क्रिप्ट कैंसल बैकस्लैश वाला वो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, आप अपनी सिस्टम में भी इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ही हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे टेक्निकली प्रिंट हुआ, उसके बाद ये वाला जो स्क्रिप्ट कैंसल है एग्जीक्यूट हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी। ठीक है, इतना इशू नहीं है। आपका जो हमारा प्रोग्राम है C++ में ये हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ चलेगा और लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है वो चलेगा। ठीक हो गया, मतलब टॉप से बॉटम और लेफ़्ट से राइट इस तरह। ठीक है, फिर सेकंड लाइन लेफ़्ट से राइट। ओके ओके, तो इससे बाद वाला जो स्क्रिप्ट कैंसल है वो देखते हैं वो कौन सा है। उसके बाद वाला है हमारे पास \r। सो \r जो है वो है रिटर्न। ठीक हो गया, सो वी यूज़ इट टू पोजीशन द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। ठीक है, सो जब हम इसको यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रिंग कांस्टेंट में, तो आपका जो कर्सर है जिस पोजीशन पे भी होगा वो उस लाइन के स्टार्ट में चला जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं आपको पहले वर्ड में एक टेबल बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको उसमें समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो \r है इसको हम अब यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या है रिटर्न। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो \r है ये मैंने k और i के दरमियान यूज़ किया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, और k और i के दरमियान जो है वो मैंने \r को जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब होगा क्या, यहाँ पे k और i के दरमियान लिखा हुआ है। ठीक है, आपका जो कर्सर है वो इस वक्त यहाँ पे है, इस वक्त इस पॉइंट पे है। ठीक है, \r के बाद। ठीक है, अभी जो \r है वो k और i के दरमियान है, यानी कि अभी जो आपका कर्सर है वो यहाँ पे है। \r के बाद जो भी आपके करैक्टर होंगे, ठीक है, या जो भी आपका वर्ड हो गया या जितना भी सेंटेंस हुआ वो सारा का सारा आपका बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। आपका जो अगर आपने यहाँ पे उसका फंक्शन या स्टेटमेंट देखी है तो वो क्या कह रहा था, वी यूज़ इट टू पोजीशन द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। ठीक है, आपका जो कर्सर है वो सेम लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो सेम लाइन जो करंट लाइन है उसके स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये हमारी लाइन है, तो हमारा जो कर्सर है वो इस यानी कि जो सेम यहाँ करंट लाइन है इसके स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये बिफोर है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, आपका जो ये जितना भी आगे इसका मैसेज या जो भी वर्ड या आपका सेंटेंस है वो सारा का सारा बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया, सो जो ये वाला है PAK, ठीक है, इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाला जो है वो खुद ब खुद जो है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि इसके बाद वाला जो भी आपके पास मैसेज या वर्ड है या सेंटेंस है वो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। आपका कर्सर क्योंकि उस लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो ISTAN मिलेगा। ठीक है, \r के बाद जो भी आपका टेक्स्ट होगा या मैसेज होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलें इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम
सिंपल पाकिस्तान को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और कंपाइल किया, कंपाइल के बाद हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमने जस्ट पाकिस्तान को जो है वो प्रिंट करवाया, ठीक हो गया। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे \r का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया, \r का। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो हमारे पास ISTAN जो है वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। आई जो है वो P की जगह आ जाएगा, S जो है वो A की जगह आ जाएगा, T जो है वो K की जगह आ जाएगा, उसके बाद AN आ जाएगा, ठीक है, ISTAN, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कर्सर जो है वो करंट लाइन के स्टार्ट में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ पे यूज़ करते \r को, ठीक है, चलिए हम पहले यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो, इसको पहले मैं मर्ज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा \r होता, ठीक है, PAKIS, ओके, S और I के दरमियान अगर हमारा \r होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, फिर हमारा जो IAN है ये यहाँ पे आ जाता, ठीक हो गया, यानी कि TAN, ठीक है। उसके बाद हमारा I और S ये आ जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें \r के बाद हमारे पास 3 करैक्टर हैं, वो तो हमारे जो है वो कर्सर जो है वो उस लाइन के स्टार्ट में तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 करैक्टर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी हमारे पास करैक्टर या वर्ड होंगे वो एज इट रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओवरराइट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमारे \r के बाद करैक्टर या लेटर होंगे वो ओवरराइट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भी होगा वो एज इट आएगा। तो अभी अगर हम S और T के दरमियान \r यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं। सो अगर हम यूँ करते हैं S और T के दरमियान \r यूज़ करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, TAN और IS, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, TAN और IS, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी जो स्केप सीक्वेंस है वो क्लियर हो गया होगा। सो उसके बाद हम अगला स्केप सीक्वेंस देखते हैं, इसका क्या मकसद है। अगला स्केप सीक्वेंस है, ये सारे के सारे इजी हैं, ठीक है। सो आपका मतलब डबल / है यहाँ पे, ठीक है। सो पहले इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो यूज़ इट टू डिस्प्ले द / करैक्टर। सो आपको ये याद रहे कि आप जो स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर / को डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते। मसलन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि / को जो है वो प्रिंट करवाऊँ डायरेक्ट। सो इसने क्या किया, एरर दे दिया। अब हमारे पास कौन सा मेथड है, देखिए हम यहाँ पे / को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। आपको याद रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, / की। / हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते, ठीक हो गया, क्योंकि कंपाइलर ये समझता है कि हमारा जो / है वो हमारा स्केप सीक्वेंस का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ जो सेकंड करैक्टर है वो हम लिखना भूल गए हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी ही लॉजिक होगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो / जो है वो आपका प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये बिल्कुल आराम से कंपाइल हो गया, आपने देखा कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। उसके बाद हम इसको रन करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि / जो है वो प्रिंट हो गई है, लेकिन जो हमारा / है वो प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। / जो है वो प्रिंट नहीं हो पा रहा। सो इसकी वजह क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस है जिसकी मदद से हम जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपने जितने भी देखे हमारे सारे के सारे स्केप सीक्वेंस जो है वो / से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जस्ट डबल / यूज़ करें, ठीक है। एक तो / जो है वो आपका किसके लिए यूज़ होगा, स्केप सीक्वेंस के लिए। दूसरा जो / होगा ये आपका मैसेज होगा जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं।
ठीक है। सो सिंपल सा ये, इसको भी देख लेते हैं। आप डबल बैक स्लैश जो है वो यूज़ कर लें तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने डबल बैक स्लैश यूज़ किया, उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया और रन किया। सो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो बैक स्लैश जो है वो आउटपुट पे प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। सो अगर आप यहाँ पे साथ में फॉरवर्ड स्लैश भी यूज़ करना चाहते हैं सो इसका कोई इशू नहीं है। सो आप इसको इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे देखा हमारे पास बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश जो है वो दोनों प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा बैक स्लैश प्रिंट करवाने के लिए हमने 2 बैक स्लैश यूज़ किए, लेकिन जो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश है उसको अगर हम सिंपल भी लिख देते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर सो वो प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सी है? जो आपकी डबल कोट है ये वाली, ठीक है, जो ब्लू में लिखा हुआ है। ओके, तो उसके बाद हमारा बाकी सेम ही है, लेकिन कुछ नेक्स्ट वाले जो एंड पे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर आपने सिंगल कॉमा आपने अगर प्रिंट करवाना है या डबल कॉमा या डबल कोट जो है वो आपने अगर प्रिंट करवाना है तो आप बैक स्लैश के साथ उसको लिख देंगे, ठीक है। सो ये हम अगर सिंगल अगर आपने कॉमा जो है वो अपॉस्ट्रॉफी और सिंगल कोटेशन मार्क जो है वो प्रिंट करवाना है तो हम बैक स्लैश के बाद क्या करेंगे, उसको जो है वो टाइप करेंगे। अगर डबल करवाना है तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हमने सिंगल कॉमा प्रिंट करवाना है तो पहले हम यूँ देखते हैं, सिंगल कॉमा नहीं यहाँ पे लिखा जा रहा, लेकिन इसको हम इस तरह से मेरे ख्याल से रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे ओके, ये जो है वो कंपाइल, वैसे मेरे ख्याल से ये आउटपुट पे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप बैक स्लैश भी यूज़ कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ये इन्होंने वैसे एस्केप स्कैन जो है वो दिया हुआ है तो हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने बैक स्लैश के बगैर यूज़ किया, मतलब ये आप ये वाला जो करैक्टर हैं ये सिंबल जो है वो वैसे डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं और बैक स्लैश के साथ भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन फ़र्क क्या है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मतलब फ़र्क कोई नहीं है इनमें, ठीक है। आपके पास जो है वो अगर मैंने सिंपल स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर एक सिंगल कॉमा लिखा, ठीक है, तो यानी कि सिंगल कोटेशन मार्क लिखा तो वो भी प्रिंट ऐसे हुआ और ये भी ऐसे प्रिंट हुआ। जस्ट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो क्या हुआ कि मैं जब सिंगल कॉमा लिखना चाह रहा था यहाँ पे तो यहाँ पे वो 2 दफ़ा लिखा जा रहा था, ठीक है, ठीक हो गया, 2 दफ़ा लिखा जा रहा था। लेकिन जैसे मैंने बैक स्लैश यूज़ किया और सिंगल कॉमा प्रेस किया तो वो 1 दफ़ा लिखा जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कोई इशू नहीं है, आप वैसे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद हमें डबल, अगर आपने डबल कोटेशन अगर आपने प्रिंट करवानी है तो आप इसको भी ऐसे यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये ऑलरेडी समझ आ गई होगी पिछली एग्जांपल से, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। सो ये भी हमने कर लिया, ठीक है, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद हमने ये भी जो है वो कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास 8, 9, 10 और बाकी हमारे पास जो है वो 4 एस्केप स्कैन्स जो है वो रह गए हैं, ठीक है। सो मे भी यहाँ पे कोई मिस हो गया हो, आप नेट से भी देख लीजिएगा, कोई ना कोई मे भी एक्स्ट्रा हो आपको नेट से मिल जाए, गूगल से सर्च कीजिएगा। सो उसके बाद है हमारे पास \0, ठीक है, ये \0 है। इसका मतलब क्या है? नल करैक्टर। वो यूज़ इट टू रिप्रेजेंट द टर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। सो जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था \r तो ये क्या करता था, हमारा जो कर्सर है वो सेम लाइन पे जो हमारी करंट लाइन थी उसके स्टार्ट पे चला जाता था। ये भी कुछ ऐसा ही करता है। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसको टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आपको पहले यहाँ पे समझा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे \0 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका इतना जो मैसेज है, ठीक है, ये वो है बिफोर जिस पे आपने क्या किया, जो आपने स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर लिखा हुआ है, ये वो है जो आपकी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो पहले वाला जो है वो एज इट होगा, लेकिन \0 के बाद जो है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि इसके बाद जो है वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है, ठीक हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं पाकिस्तान, ओके,
सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, तो यहाँ पे चलें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ \0, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो हमारे पास PAKIST, ठीक है, पाकिस्तान, तो ये हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, इतना जो है वो प्रिंट होना चाहिए। तो AN जो है वो प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसको भी देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास PAKIST जो है वो प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हमारे पास पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पे लिखा होता, तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं \0, तो अभी पाकिस्तान जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद जिंदाबाद जो है वो रिमूव होना चाहिए, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आपको इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आराम से। ओके, तो उसके बाद जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला \B। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये भी उसी के रिलेटेड है जो कि आपका कोई ना कोई लेटर जो है वो डिलीट कर देगा, ठीक है। ओके, तो आपका जो कीबोर्ड के ऊपर बैकस्पेस का जो की होती है, ये उसी का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है C++ प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ \B, ठीक है। जो बैकस्पेस आप अपने कीबोर्ड पे यूज़ करते हैं, तो ये वही वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बैकस्पेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है वो एक लेटर जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक लेटर जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा पाकिस्तान में से। सो आप यहाँ पे देखें, हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो PAKITAN आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो S है वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा। इसका मतलब है बैकस्लैश जो है वो इसको S ने \B ने जो है वो S को रिमूव किया, ठीक है। तो बैकस्पेस का फंक्शन यही होता है, ठीक हो गया। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं अगला स्क्रिप्शंस। अगला स्क्रिप्शंस है \NN, ठीक है। सो यहाँ पे NNN का जो मतलब है ये भी हमारा होगा। इसको मैं जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और अभी इसको जो है वो करने लगे, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो \NN का मतलब है, यहाँ पे NNN आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है आप हमारा यहाँ पे ऑक्टल नंबर। तो सबसे पहले ऑक्टल नंबर की बात कर लेते हैं। ऑक्टल नंबर की रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक। और उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल है, इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 15 तक। यानी कि हमारे पास ऑक्टल में टोटल कितने नंबर है, 8, 0 से लेके 7 तक। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके F तक, यानी कि टोटल 16। ओके, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहले इसकी हम जो है वो इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वो यूज़ इट टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर। ओके, तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका भी बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम में यूज़ देखते हैं हम लोग, बेशक वो ऑक्टल नंबर हो या हेक्साडेसिमल नंबर हो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बुक से कुछ दिखाना चाहता हूँ, आस्की कोड, ठीक है। क्या दिखाना चाहता हूँ, आस्की कोड। तो चले मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो बुक है वो है रॉबर्ट लफोर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, और इसका जो एडिशन है वो 4 है। तो यहाँ से मैं बुक मार्क ओपन करता हूँ और यहाँ से आस्की कोड जो है वो ओपन करता हूँ, ठीक है। आस्की चार्ट जो है वो ओपन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं आस्की टेबल, ठीक है, जो IBM का है, ठीक है, IBM कैरेक्टर कोड। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट डेसिमल नंबर हैं, हेक्साडेसिमल हैं, और उसके आगे सिंबल भी हैं और की भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ इन C। सो हम C++ में यूज़ कर रहे हैं, तो ये C++ में भी काम करते हैं कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल नंबर नहीं है, डेसिमल हैं, हेक्साडेसिमल हैं, ठीक है, उनके सिंबल भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे और हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम रेंज से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। हम करेंगे एक कैलकुलेटर ओपन। अगर आपके पास विंडो 10 है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता है। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता है। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे 3 लाइन्स पे जाना है, ओपन नेविगेशन करनी है और यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर, प्रोग्रामर, या मतलब डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हमें जो ज़रूरत है वो प्रोग्रामर कैलकुलेटर की ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें हम नंबर सिस्टम की जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल या बाइनरी नंबर किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिट वाइज भी कर सकते हैं, बिट शिफ्ट और ये वो चीज़ें हैं। लेकिन अभी हमें जो कंसर्न है, इससे भी हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अभी जो हमारा कंसर्न है वो इनसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। सो अभी हम जो स्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम ऑक्सी टेबल में रेंज देखें तो वो आई थिंक FF तक होगी, 0255। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखें, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज है वो हमारे पास 255 है, जो कि डेसिमल नंबर है। और FF जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास FF, ठीक है। FF क्या है, हेक्साडेसिमल है। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 255। सो मैंने पहले आपको बोला था कि हम इसकी जो रेंज है वो 0 से 15 है, तो उसका मतलब ये था कि हम 0 से लेके 15 नंबर का मतलब यह है कि इसमें 16 डिजिट्स आते हैं, ठीक है, 16 डिजिट्स आते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग 255 लिखते हैं कैलकुलेटर में, डेसिमल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डेसिमल पे और 255 लिखते हैं, तो हमारे पास हेक्साडेसिमल की जो रेंज है वो क्या आ रही है। यहाँ पे अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पे हमने डेसिमल की जो लिखा है नंबर यहाँ पे वो है 255। हमारे पास डेसिमल का 255 लिखा है, तो हेक्साडेसिमल का क्या आंसर आया, FF, ठीक है, आंसर क्या आया, FF। लेकिन उसका इक्वलेंट अगर ऑक्टल में देखें तो वो 377 है। इसका मतलब है कि ASCII कोड या ASCII टेबल जो है इसमें डेसिमल नंबर की मैक्सिमम रेंज जो है वो 255 है। हेक्साडेसिमल की रेंज कितनी है मैक्सिमम, FF, और ऑक्टल की रेंज कितनी है, 377। अगर टेबल में नहीं दिया हुआ इसमें ऑक्टल कोड की रेंज तो हम इस कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ओम, ये ओम का सिंबल है। आप यहाँ पे अगर देखें ओम, अगर मैं ओम का सिंबल जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो हमने यूज़ क्या करना है अभी स्क्रिप्शंस ऑक्टल नंबर, ठीक है। हम ऑक्टल नंबर को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग कांस्टेंट में, यानी कि स्क्रिप्शंस यूज़ करते हुए ऑक्टल जो \n है उसको यूज़ करते हुए हम आउटपुट पे क्या प्रिंट करवाना है, ओम का सिंबल जो है वो प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम EA जो है, EA इसको हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में, ठीक है। सो सबसे पहले हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ फिर हमारे पास डेसिमल जो है वो 234 है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्टल में। चलिए यहाँ पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। कैलकुलेटर ओपन करें, ओके, तो यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, पहले डेसिमल सेलेक्ट करें, यहाँ पे लिखें 234। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्टल का आंसर आया है वो है 352। क्या है, 352। इसका मतलब है हम
स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर 352 जो है वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास ओम का सिंबल जो है वो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैकस्लैश। ठीक है, वैसे जो हमारा जनरल स्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, चलें दोबारा देख लेते हैं। 352, ठीक है, 352। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। तो इसका जो जनरल सिंटैक्स या जनरल फार्मूला जो भी कह लें वो ये था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, बैकस्लैश ऐड किया, उसके बाद 3n, ट्रिपल n, इसका मतलब है कि आपने 3 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, 3 डिजिट लिखने हैं। सो हमने आस्की कोड से देखा डेसिमल नंबर या फिर हेक्साडेसिमल, उसको कैलकुलेटर की मदद से जो है वो ऑक्टल में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो देखते हैं आउटपुट पे हमें क्या मिलता है। ओम का सिंबल मिलना चाहिए वहाँ पे, तो ओम का सिंबल जो है वो लिखा हुआ था। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, कंपाइल किया, कंपाइल के बाद रन करते हैं तो आउटपुट पे हमें क्या मिला, ओम का सिंबल मिल गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमें यहाँ पे ओम का सिंबल यूज़ करना पड़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर \352 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये किस तरह पता चलता है कि 352 से ओम जो है वो प्रिंट होता है, कि आपको पूरा का पूरा टेबल जो है वो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आस्की कोड चार्ट तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको जो मैंने बुक बताई है रॉपल 4 की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, उसका 4 एडिशन या कोई भी एडिशन जो है वो आप डाउनलोड कर लें, लेटेस्ट डाउनलोड कर लें, उसमें आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कुछ साथ में ऐड कर देता हूँ, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज़ 4 किलो, और इसका मतलब क्या है, ओम। द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज़ 4 किलो ओम। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल के बाद क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं। चलें देखते हैं क्या आउटपुट पे मिला है। द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज़ 4 किलो ओम। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो उसके बाद यहाँ पे मज़ीद आपके पास जो है वो सिंबल हैं। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा का सिंबल है, बीटा का है, पाई का है, सिग्मा का है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा सिंबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है \x_h। ठीक है, ये जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर है, वो यूज़ इट टू रिप्रेजेंट अ हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये भी वैसे ही है जैसे हमने ऑक्टल नंबर को यूज़ किया, जो पहले वाला हमारा स्क्रिप्ट था। जस्ट इसका जो है वो हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ करेंगे, जिसकी रेंज क्या है 00 से लेके FF तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 2 यूज़ करेंगे, डिजिट या करैक्टर जो है वो हम 2 यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले x लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी हम पहले देख लेते हैं आस्की चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, वही जो है वो ओम प्रिंट करवाते हैं, किसके मदद से, हेक्साडेसिमल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे ओम को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, EA। ठीक है, EA, तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो दी हुई है, हेक्साडेसिमल की, ऑक्टल की नहीं थी, तो हमें जो है वो कैलकुलेटर की मदद से वो जो है वो कन्वर्ट करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑक्टल की ये जो टेबल है, ये ऑक्टल का जो है वो कॉलम है EA। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हेक्साडेसिमल है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल का कॉलम है। तो यहाँ पे ये जो EA है ये किसको प्रिंट करवा सकता है, ओम को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिंपली यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले जनरल सिंटैक्स की बात करूँ तो क्या है, \x_h। ठीक हो गया। सो इसका मतलब है यहाँ पे \x
और EA, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि EA हेक्साडेसिमल ओम को प्रिंट करवाएगा। तो चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और कंपाइल के बाद रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं सो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज़ 4 किलो ओम। सो आप बेशक ऑक्टल नंबर यूज़ करें या फिर आप जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके ये जो है फॉरवर्ड / ये आपके कमेंट्स हैं, ठीक है। तो कंपाइलर जो है वो आपका इसको जो है वो इग्नोर करता है। जस्ट ये यूज़र की जो भी प्रोग्राम को एडिट या जो भी प्रोग्राम को चला रहा होता है, जो भी इस पर काम कर रहा होता है, ये उसकी जस्ट याद दहानी के लिए जो है वो लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 साल के बाद इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं या एक लंबा सा प्रोग्राम है तो आपको नहीं याद रहता कि इस लाइन का क्या मतलब है, ये मैंने क्यों ऐड की थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि EA का मतलब एक्चुअली हेक्साडेसिमल में अगर इसका सिंबल लिखा रहे साथ में तो ओहम है, ठीक है। तो ये जस्ट कमेंट्स हैं। आई होप कि आपको इसकी पहले भी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो आप यहाँ पे जो है वो ओम का सिंबल अगर आपने यूज़ करना है तो आप हेक्साडेसिमल नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आपने एक चीज़ नोट की है तो मैंने बोला था कि आप 10 के बाद जितने भी कैरेक्टर यूज़ मोस्टली करते हैं वो स्मॉल होते हैं। लेकिन ये स्मॉल है, लेकिन ये जो है ये आपका हेक्साडेसिमल जो नंबर है ये आपका स्मॉल में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बुक किधर गई, ये बुक, तो यहाँ पे आप देखें तो ये सारे के सारे जो है वो कैपिटल में यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम कैपिटल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल में भी आई थिंक यूज़ हो जाना चाहिए इनको, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, इसको स्मॉल में भी जो है वो यूज़ हो जाना चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं। लेकिन कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कैपिटल जो है वो मेंशन है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं तो ठीक है, ये काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे स्क्रिप्ट की, फॉर एग्जाम्पल /n है, इसको कैपिटल N करते हैं तो ये जो है वो एरर दे देगा या फिर कह देगा वार्निंग अननाउन, या मतलब जो भी इसको काम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, हाँ ये देखें उसने वो क्या दिया, वार्निंग अननाउन स्क्रिप्ट स्कैन्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखता हूँ, स्मॉल लेटर में, तो उसने जो है वो कंपाइल जो है वो कर दिया, 0 एरर और 0 वार्निंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक न्यू लाइन जो है वो जनरेट होगा, आप स्पेस देख सकते हैं न्यू लाइन की। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट्स मतलब आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप एक वीडियो में कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो प्लीज़ अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।